नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किसी भी एनिमल्स के अंदर दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती है या दो प्रकार का बिहेवियर होता है। एक बिहेवियर जो कि इनेट बिहेवियर है, यानी जो जन्मजात होता है, ये स्टीरियोटाइप होता है, और दूसरा ऐसा बिहेवियर जो कि लर्निंग टाइप होता है, अपने जीवन काल के अंदर सीखने की कोशिश करता है एनिमल, दैट इज कॉल्ड है लर्निंग बिहेवियर। अब इनेट बिहेवियर या हमने कंसेप्ट ऑफ इथोलॉजी के अंदर हमने अलग अलग पॉइंट्स देखे। जैसे हमारा पहला पॉइंट था हमारे पास में फिक्स एक्शन पैटर्न्स। इनेट बिहेवियर के अंदर एक कंसेप्ट था फिक्स एक्शन पैटर्न, यानी स्थायी नियत प्रतिमान। क्योंकि वो जंतु का इनेट बिहेवियर होता है, जन्मजात बिहेवियर होता है, जीन्स द्वारा कंट्रोल होता है, और वो जन्मजात ही वो सीख के आता है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता। दूसरा हमने कंसेप्ट देखा, कंसेप्ट ऑफ द एसएस या साइन स्टिमुलस। हमने पिछले वीडियो में देखा कि किसी पर्टिकुलर प्रकार की प्रक्रिया को करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के उद्दीपन की आवश्यकता होती है, यानी वो उद्दीपन मिलेगा तभी वो प्रकार की एफएपी प्रक्रिया होगी। अब ये साइन स्टिमुलर इट में भी इंटरनल हो सकता या फिर हो सकता है कि एक्सटर्नल हो। कल हमने देखा कि कल पर्टिकुलर उस पार्ट के अंदर फिश के अंदर एक साइन स्टिमुलस है स्टिकल बैग के अंदर कि उसकी वेंट्रल वैली के अंदर जब रेड कलर हो जाता है तो जो अग्रेसिव बिहेवियर शो होता है वो एक प्रकार का एफएपी है। उसी से जुड़ा हुआ हमारे पास में तीन सा कंसेप्ट है, दैट इज है कंसेप्ट ऑफ इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म, यानी सहज मोचक प्रणाली। उसके साथ ही जुड़ा हुआ पार्ट है इनेट रिलीज मैकेनिज्म में सहज मोचन प्रणाली, यानी वो प्रक्रिया जो उन दोनों के साथ में एसोसिएट है या जुड़ी हुई है। नाम से पता चल रहा है इनेट जन्मजात है, रिलीजिंग मैकेनिज्म यानी ऐसी कोई प्रक्रिया जो किसी प्रक्रिया को करने के लिए एनर्जी को रिलीज करती हो। एनर्जी बिल्कुल अलग चीज है और उसको रिलीज करने की मैकेनिज्म है, इसलिए इस प्रक्रिया को नाम ने दे दिया इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। यहां पर एक शब्द आता है इनेट। इनेट का मतलब वैसे तो जन्मजात होता है और हिंदी में इसका शब्द का मतलब है सहज। ये नाम सहज दिख रहा है लेकिन ये सहज या इजी वे में होने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये कॉम्प्लिकेटेड एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रक्रिया के साथ में होने वाली प्रक्रिया। इसको सबसे पहले इस कंसेप्ट को देने वाले वैज्ञानिक थे निकोटिन बर्जन। अलग अलग कंसेप्ट को देने वाले अलग अलग वैज्ञानिक है, उसमें से हमारे पास में है निकोटिन बर्जन। दूसरा हमारे पास में है कि इस प्रक्रिया की मैकेनिज्म क्या, प्रणाली क्या है। हम जानते हैं कि सारी प्रक्रियाएं, चाहे इनेट बिहेवियर हो चाहे लर्निंग बिहेवियर हो, वो सभी प्रक्रियाएं हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होती है। क्योंकि उस सभी प्रक्रियाओं को हम जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र का सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन ही सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जो सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और ब्रेन में हमारे पास में है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि ब्रेन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। अब वहां पर ये प्रोसेस होने के बाद में जब वहां पर विशेष प्रकार का एसएस या साइन स्टिमुलस होगा, उद्दीपन मिलेगा, उसके बाद ही ये एनर्जी रिलीज होगी या मैकेनिज्म होगी और एफएपी का प्रदर्शन करेगी, यानी फिक्स एक्शन पैटर्न। यानी वो साइन स्टिमुलस आएगा ब्रेन के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर या ब्रेन में क्रियाओं का आदान प्रदान होगा, क्या करना है क्या नहीं करना, उसकी रिलीज मैकेनिज्म जो होगी वो ब्रेन में होगी। यानी आईआरएम का जो प्लेस है जहां पर वो होती है वो है हमारे पास में सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन, और आगे क्या होना है वो हमारे पास में है फिक्स एक्शन पैटर्न्स। अब हम इसको देखें कि ये काम कैसे करती है। एसएस और आईआरएम यानी साइन स्टिमुलस उद्दीपन और आईआरएम इनेट रिलीज मैकेनिज्म एक प्रकार से लॉक एंड की तरह काम करती है। यानी पर्टिकुलर एक साइन स्टिमुलस के लिए पर्टिकुलर प्रकार की आईआरएम ही काम आएगी, या एक पर्टिकुलर आईआरएम के लिए एक पर्टिकुलर या विशिष्ट प्रकार का साइन स्टिमुलस ही काम आना चाहिए, तभी जाके वो आईआरएम रिलीज होगी। ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे कि लॉक एंड की सिस्टम काम करता है।
जिस प्रकार से प्रत्येक पर्टिकुलर ताले के लिए पर्टिकुलर चाबी होती है, उसी प्रकार से किसी पर्टिकुलर इनेट रिलीज मैकेनिज्म के लिए एक विशेष प्रकार का साइन स्टिमुलस होगा। इसलिए ये कोरिलेटेड होती है एक प्रकार से लॉक एंड की सिस्टम से। अब इन तीनों के अंदर संबंध देखते हैं कि आखिर होता क्या है। सबसे पहले हमारे पास में साइन स्टिमुलस है, उसके बाद में चूंकि ब्रेन में होने वाली प्रक्रिया है तो वो IRM बनेगी, इनेट रिलीज मैकेनिज्म होगी, और उसके बाद में होने वाली जो प्रक्रिया है वो हमारे पास में FAP या फिक्स्ड एक्शन पैटर्न होगा। यानी साइन स्टिमुलस, IRM और FAP। FAP तब तक नहीं हो सकता जब तक ये दोनों प्रक्रियाएं पॉसिबल नहीं होगी, यानी ना तो IRM होगा और ना ही साइन स्टिमुलस। अब साइन स्टिमुलस, इस पर्टिकुलर साइन स्टिमुलस के द्वारा चूंकि IRM को खोलना होता है। ये मान लीजिए साइन स्टिमुलस एक ऐसी चाबी है जो इस IRM के ताले को खोलती है, और उसके लॉक के खुलने के बाद में FAP या फिक्स्ड एक्शन पैटर्न की प्रक्रिया होती है। ये ताला है, ये चाबी है, साइन स्टिमुलस लगा, IRM खुला और हमारे पास में प्रक्रिया हो गई FAP। मान लीजिए ताला हो गया, ये चाबी हो गई और ये एक तरह से गेट खुल गया, यानी फिक्स्ड एक्शन पैटर्न की प्रक्रिया हो गई। इनके अंदर भी इसी प्रकार से मैकेनिज्म देखी जाती है। अब इसमें महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है, इस IRM की अवधारणा क्या है? नंबर 1, पहले तो वो जन्मजात होती है, इनेट होती है, सहज होती है, क्योंकि पर्टिकुलर एक साइन स्टिमुलस के साथ में एक FAP जुड़ा हुआ होता है, इसलिए ये इनेट है या जन्मजात प्रकार की है। दूसरा, साइन स्टिमुलस के प्रति ऊर्जा को रोके रखना जब तक कि उचित SS नहीं हो, यानी ये प्रक्रिया जब तक रोके रखनी है IRM की प्रक्रिया, जब तक कि उस ऊर्जा हमारी है ये IRM, उसको तब तक रोके रखना जब तक कि हमारे पास में स्पेसिफिक साइन स्टिमुलस नहीं मिल जाए, यानी स्पेसिफिक साइन स्टिमुलस का होना यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। तीसरा हमारे पास में ये IRM स्टीरियोटाइप होती है, रूट प्रकार की है, यानी हम सीधा सा ये कह सकते हैं ये जेनेटिकली कंट्रोल होती है, जीन्स के द्वारा नियंत्रित होने वाली प्रक्रिया है। कभी कभी IRM के लिए कुछ मोटिवेशंस होता है, मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा, यानी किसी फिक्स एक्शन पैटर्न को करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। यदि वो मोटिवेशन, जिसको हम उस मोटिवेशन को हम नाम दे सकते हैं, ये एक प्रकार का SSE है, ये जो मोटिवेशन दिया जा रहा है या अभिप्रेरणा दी जा रही है, एक प्रकार का SS है या साइन स्टिमुलस है, यानी ये साइन स्टिमुलस उस FAP के लिए जरूरी है। जब तक कि पर्टिकुलर SS नहीं होगा या साइन स्टिमुलस नहीं होगा या उद्दीपन नहीं होगा, विशिष्ट उद्दीपन नहीं होगा, स्टैंडर्ड उद्दीपन नहीं होगा, तब तक वो आगे की प्रक्रिया होना संभव नहीं है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये मोटिवेशंस के SS का प्रभाव कितना पड़ता है उस FAP पे, हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मदर है प्लस एक बच्चा है, अब वहां पर बिल्कुल सिंपल सा स्टैंडर्डाइजेशन दिया जाता है कि जैसे बच्चा रोता है और उसकी माँ उसको देखने के लिए आ जाती है, या उसका केयर टेकर के रूप में बहुत जल्दी आ जाती है, मदर हो या कोई और भी पार्ट हो, स्पेशली द मदर, क्योंकि वो बिहेवियर अलग टाइप का होता है, वो भी एक प्रकार का FAP है। बच्चे को प्रोटेक्ट करना रोने पर, ये उसकी FAP है, जेनेटिकली कंट्रोल होती है। वैसे इन चीज़ों पे इन्वायरमेंट और दूसरी चीज़ों का मूड और उन चीज़ों का भी इफेक्ट होता है, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर एक्सेप्शन हर जगह। अब यहाँ पर हम ये देखें कि इस एग्जाम्पल के अंदर हम कह रहे हैं कि मोटिवेशन चाहिए, एक्सेस चाहिए उस प्रक्रिया को करने के लिए। अब मान लीजिए कि एक बच्चा है और वो रोता है और उसकी माँ आके उसको प्रोटेक्ट करती है, लेकिन धीरे धीरे बच्चा रोता रहता है और उसके कुछ समय बाद में उसकी माँ उस पर ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करती, तो उसे पता है कि सामान्य प्रक्रिया हो गई, हैबिचुएशन हो गया एक टाइप से। अब वो प्रक्रिया पूरी हो नहीं रही है, अब उस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए उस स्टिमुलस का स्टैंडर्डाइजेशन से ज़्यादा होने की जरूरत है, और वो बच्चा भी इस बात को सीख जाता है।
उस कंडीशन में जब उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो बच्चा जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। रोने की जो इंटेंसिटी है या जो तीव्रता है वो बढ़ जाती है। जैसे ही रोने की तीव्रता बढ़ेगी, हमें पर्टिकुलर एसेस मिल गया, पर्टिकुलर मोटिवेशन मिल गया और हम उस प्रक्रिया, ज्यादा रोने लग गया तो बच्चा तुरंत जाके ले लेंगे। अब बच्चा भी उस प्रक्रिया को सीख जाता है और मदर पे उसका प्रभाव होने लगता है। अब इसके हिसाब से किसी इनेट रिलीज मैकेनिज्म के लिए जो एसएस है, उस एसएस के अंदर हम देखते हैं कि ये मोटिवेशंस या एसएस 3 टाइप का हो सकता है। जैसे नंबर 1 इज सब नॉर्मल, नॉर्मल से नीचे। दूसरा हमारे पास में नॉर्मल या सामान्य, और तीसरा हमारे पास में है सुपर नॉर्मल। सब नॉर्मल स्टिमुलस, नॉर्मल स्टिमुलस और सुपर नॉर्मल स्टिमुलस, यानी उस प्रक्रिया को करने के लिए चाहिए ही चाहिए। सब नॉर्मल का मतलब ये हुआ एक ऐसा स्टैंडर्डाइजेशन जिसके कारण से उस प्रक्रिया को शुरू करना है, उसको कहेंगे हम नॉर्मल। और सब नॉर्मल का मतलब ये हुआ कि यदि उस प्रक्रिया को स्टार्ट करने की, चालू करने के लिए जो स्टिमुलस चाहिए, उससे यदि वो धीमा है तो वो उस प्रक्रिया को चालू नहीं कर पाएगा और उस मोटिवेशन को कहेंगे सब नॉर्मल स्टिमुलस। यानी सपोज कि ये बच्चा रो रहा है, लेकिन इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए कि माँ तक पहुंच जाए, और यदि माँ तक नहीं पहुंच रही है तो वो हमारे पास में स्टिमुलस हुआ सब नॉर्मल। ये उसकी इंटेंसिटी कम है। और नॉर्मल यानी नॉर्मल प्रक्रिया के अंदर वो स्टिमुलस हो रहा। कभी कभी होता है सुपर नॉर्मल। सुपर नॉर्मल का मतलब यह, मान लीजिए इस केस के अंदर देखें और बच्चा जोर जोर से फूट फूट के रो रहा, तो ये बिहेवियर जो हो गया वो हमारे पास में सुपर नॉर्मल मोटिवेशंस हो गया। उस प्रक्रिया के अंदर एक इफेक्टिव एसेस है, एक इफेक्टिव साइन स्टिमुलस है, उस कंडीशन के अंदर FAP का होना जरूरी है और ऑटोमेटिक होगा। इसलिए यहाँ 3 प्रकार का स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, सब नॉर्मल, नॉर्मल और सुपर नॉर्मल बिहेवियर। ये कभी कभी चयनात्मक टाइप का भी हो सकता है, सेलेक्टिव टाइप का भी हो सकता है कि इसको सेलेक्ट करना है या नहीं करना है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आता है। FAP के लिए, अभिव्यक्ति के लिए स्टिमुलस की कमी, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो स्टिमुलस धीरे धीरे उस FAP के लिए बंद हो जाती है और प्रक्रिया ही बंद हो जाती है। ये ऐसा होता है स्वाभिकरण के कारण या हैबिचुएशंस। आगे प्रक्रिया हमारे पास में लर्निंग है, उसके कारण से ऐसा हो जाता है। हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे फ्रॉग और टॉड, मेंढक और टॉड, चूंकि इनकी नॉर्मल बिहेवियर होता है कि कोई भी चीज यदि इनके पास में आती है तो उस पर झपटा मारता है, यानी झपटा मारने की प्रक्रिया है। कोई भी चीज है उस पर झपटा मार लिया और उसको अपने खाने की कोशिश करता है। अब उस कंडीशंस में पहली बार मान लीजिए उसने झपटा मारा, कुछ एनिमल्स खाए, और फिर बाद में उसके पास में कभी वेस्प आ गया या हनी भी आ गई, कभी उसके पास में ततैया आ गया या मधुमक्खी आ गई और पास में बैठी थी और उसने बैठते ही वहां पे झपटा मारा, तो पता चला कि वेस्प ने या ततैया ने उसको काट लिया या हनी भी ने उसको काट लिया। स्टिमुलस तो था उसके पास में, लेकिन इसके काटने के बाद में लर्निंग प्रोसेस आ गया। ये FAP थी कि वो झपटा मारेगा, लेकिन स्टिमुलस मिलने के बाद में जैसे ही उसने एक्शन किया, उसके बाद में कुछ चेंजेज आ गया। उसने अपनी लर्निंग बिहेवियर का अंदर डालने के बाद में अगली बार यदि वेस्प या हनी भी आती है तो वो उस पर झपटा नहीं मारेगा। FAP है झपटा मारना, लेकिन उसके बाद में वो हैबिचुएट हो गया, उसको सीख गया लर्निंग बिहेवियर। इस प्रकार से वो इससे कोरिलेटेड हो जाता है। कभी कभार ये इम्प्रिंटिंग के रूप में भी शो होता है, यानी कभी कभी सही टाइम नहीं मिलता स्टिमुलस का, तो उस प्रक्रिया को होने में टाइम लगता है या वो प्रक्रिया नहीं हो पाती। हम यदि पहली बार यदि देखें, जैसे मान लो ग्रे लेग गूज है, लॉरेंस ने जिस पे प्रयोग किए थे, कोनार्ड लॉरेंस ने, उस लॉरेंस ने जो प्रयोग किए ग्रे लेग गूज पे, इम्प्रिंटिंग पे या अध्यारोपण पे, तो उन्होंने ये पहले देखा कि मान लीजिए इम्प्रिंटिंग के अंदर जो उसके ग्रे लेग गूज के बच्चे जो निकलते हैं इनिशियल स्टेज पे या शुरुआत में,
जो जिस चीज को देखता है वो बच्चा उसके पीछे फॉलो करना शुरू कर देता है, यानी उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। और उस कंडीशंस में मान लीजिए कि ये रियरिंग थे या बच्चों को नेचुरल कंडीशन में पाल के उसको हमने इंक्यूबेट करके पाला है, उस कंडीशंस में इनको पहला दिखने वाला जो व्यक्ति होगा या पहला जो ऑब्जर्वर दिखाई दे रहा है या ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है वो मनुष्य था। कौन था पहला मनुष्य जो इनको दिखता है? अब उसके प्रति वो धीरे धीरे हो गए और उसके पीछे चलना शुरू कर दिया इम्प्रिंटिंग के कारण। क्यों? पर्टिकुलर फेज है, स्टिमुलस है। स्टिमुलस क्या था? कोई ऑब्जेक्ट का होना जिसके पीछे वो चलेगा। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर मनुष्य हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम था, वो उसके पीछे चलना सीख गया। अब यदि दूसरी बार उसको उसके पीछे या उसके मदर फादर जो भी है एक निश्चित टाइम के बाद यदि उसके मदर फादर को भी उसके साथ में भेज दिया जाए या उसके पास में छोड़ दिया जाए तो भी बच्चा मनुष्य के पीछे चलता है, इसके पीछे नहीं चलेगा। क्योंकि एक साइन स्टिमुलस और उसके कोरिलेशंस के लिए भी एक स्टैंडर्ड टाइम चाहिए, एक पर्टिकुलर समय चाहिए। यह था हमारे पास में इनेट रिलीज मैकेनिज्म और अगली प्रक्रिया नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।